माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है इस केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस, एडवांस और नीट के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि आपका बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक की क्वेश्चंस का क्लियरेंस अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है बाबू मोशन। बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है उसकी मोशन कैसी है, वो रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना होगा और साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में वैसे फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर केमिकल काइनेटिक्स लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which deals and study about rate of reaction and various factor which affect the reaction rate। मतलब इस चैप्टर में आप डील क्या करने वाले हो? इस चैप्टर में एक तो पढ़ने वाले हैं बाबू हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे और साथ साथ इस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर में बात करेंगे। तो सेकेंड डील यहाँ पर करेंगे हम लोग वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट और यहाँ पे चर्चा करेंगे बाबू मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शन का? रिएक्शन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हो तो उसी के लिए टर्म देते हैं हम लोग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं। देखो, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक चैप्टर से थोड़ा बहुत आपका रिजेंबल करेगा। थर्मोडायनेमिक बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सी रिएक्शन की फिजिबिलिटी है और कौन सी रिएक्शन की आपकी फिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक कभी भी रिएक्शन के रेट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। लेकिन वहीं पे केमिकल काइनेटिक्स की बात अगर करें तो इसमें हम लोग स्पेशली रिएक्शन के रेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक डील्स द feasibility of the reaction but chemical kinetics deals the rate of reaction। तो ये कुछ केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो कौन से फैक्टर होंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, और साथ में रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक चैप्टर था आपका थर्मोडायनेमिक,
थर्मोडायनेमिक हमें ये बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्शन नेचर पे फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन नेचर पे फिजिबल नहीं है, कौन सा रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक बताता था। लेकिन थर्मोडायनेमिक कभी भी रिएक्शन के रेट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं जहां पे हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का सबसे बेसिक से पॉइंट की टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हम लोग कहते हैं बाबू कि पुराने बॉन्ड को तोड़ा जाए और नए बॉन्ड को बनाया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। पुराना बॉन्ड टूटना और नया बॉन्ड बनना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डेस्ट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूएस्ट बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें रिएक्टेंट को आपने मिलाया, वो तुरंत आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वैसे रिएक्शन को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि आपने रिएक्टेंट को मिलाया, उसके प्रोडक्ट को बनने में काफ़ी लंबा समय लग गया, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ना ही आपका बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का होगा। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि आपने रिएक्टेंट को मिलाया, तुरंत आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। दूसरा है आपके पास मॉडरेट फास्ट रिएक्शन, जो फास्ट रिएक्शन से तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन स्लो रिएक्शन से थोड़ा क्या होगा? फास्ट होगा। और थर्ड होगा हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैसे कौन कौन से रिएक्शन है जो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा और वेरी स्लोवेस्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जरा कॉपी करो इसको। ठीक, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या हुआ कि आपने रिएक्टेंट को जैसे ही मिक्स किया, वो तुरंत या इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो गया, है ना। उसी रिएक्शन को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां से द रिएक्शन विच आर completed into very short time interval, called as very fast reaction। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। SA का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और SB का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। भाई अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाए तो लवण और पानी बनता है कि नहीं, बाय द हेल्प ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोडियम का रिएक्शन सल्फेट के साथ होगा तो आपके पास बनेगा Na2SO4 और साथ में बनेगा आपके पास H2। दिस इज सॉल्ट, है ना, एंड दिस इज वाटर। तो ये जो रिएक्शन होते हैं बहुत तेजी से होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे मिक्स करोगे, ये इंस्टेंट आपका सोडियम सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो रिएक्शन होता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं, ये आपका वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी पर रखा जाता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जैसी 2 रिएक्टेंट को आपस में मिलाया,
उसका एक प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट आपका कंटेनर के तली में जाकर के बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक आप ले सकते हैं यहां से, जैसे कि मैंने यहां पे इस्तेमाल किया बाबू NaCl, ठीक ना। इसको हमने रिएक्ट करवा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रेट के साथ और सिल्वर रिएक्ट कर जाएगा क्लोराइड के साथ। तो ये बन जाएगा आपके पास AgCl और साथ में बन जाएगा NaNO3। और यहाँ पर AgCl में एक डाउन एरो लगा होता है जो प्रेसिपिटेट हो चुका है, नीचे तली में आपका बैठ चुका है। तो प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन जो होता है ये भी आपका वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी पर रखा जाता है। नाउ इसके बाद एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी आपका वेरी फास्ट कैटेगरी के अंदर में आएगा कि भाई जो कोई भी एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन वो बहुत ही इंस्टेंट होती है। भाई जैसे आप एटॉमिक बम की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को जैसे हम लोग यूरेनियम के साथ टकराते हैं तो एटॉमिक बम बन जाता है। भाई वो बहुत कम समय लेता है, आपके पास 10 से 15-20 सेकेंड में न्यूट्रॉन टकराएगा और वो ब्लास्ट होना चालू हो जाएगा, है ना। जो भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है वो सारे आपके वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी पर रखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक्सप्लोजन ऑफ TNT। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, दिस इज TNT। इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहेंगे तो हमारे पास होगा बेंजीन रिंग, इसमें हमारे पास हो जाएगा टोल्यूइन, दिस इज CH3, इसको हम लोग टोल्यूइन बोलते हैं। और इसमें 3 नाइट्रो का पार्ट होगा, एक नाइट्रो यहां पर, एक नाइट्रो यहां पर और एक नाइट्रो होगा बाबू यहां पर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज अ TNT जो एक प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत हमने 3 एग्जाम्पल बात किए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जिसको कंप्लीट होने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल लेने वाला है, ठीक है। तो इसको जरा कॉपी करें। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मॉडरेट फास्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक ना। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमें पढ़ना है मॉडरेट फास्ट रिएक्शन के बारे में। नाम से भी समझ में आ रहा है मॉडरेट फास्ट, मतलब फास्ट रिएक्शन से थोड़ा स्लो होगा, लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन से थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा। तो आप इसको कह सकते हैं ऐसा, द रिएक्शन विच आर slower than very fast reaction, but faster than very slow reaction called moderate fast reaction। अब मॉडरेट फास्ट रिएक्शन में हम लोग 2 एग्जाम्पल कंसीडर करने वाले हैं। एक है इन्वर्सन ऑफ शुगर। इन्वर्सन ऑफ शुगर कहने का मतलब ये है कि आपको शुगर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है। शुगर यानी कि चीनी की बात कर रहे हैं। दिस इज C12H22O11, दिस इज शुगर। इसको शुगर भी कहते हैं, इसको आप सुक्रोज भी कहते हो, है ना। तो आप इस शुगर में पानी पहले मिला लो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बाबू ये जो शुगर है पहला ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज ग्लूकोज, एंड एक कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज पर, दिस इज फ्रुक्टोज। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, बस फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, वो हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इन्वर्सन ऑफ शुगर एक ऐसा रिएक्शन है जो आपका ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और ना ही आपका बहुत ज़्यादा स्लो होगा। दूसरे टर्म पे आप कह सकते हैं ये फास्ट रिएक्शन से थोड़ा स्लो होगा,
लेकिन स्लो रिएक्शन थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा, जिसको आप मॉडरेट फास्ट रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं। फिर अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होगा, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ले लूँ, हमने इसको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास H2O, जो कि आप गैस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गैस ही कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये भी आपका एक प्रकार का मॉडरेट फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी पर आ जाता है। तो दो रिएक्शन हो गए, एक वेरी फास्ट रिएक्शन और दूसरा हो गया मॉडरेट फास्ट रिएक्शन। एक और टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन, उसको भी हम लोग देखते हैं, उससे पहले आप इसको कॉपी करिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। नाम से भी समझ में आ रहा है, ये वो रिएक्शन होगी जिसको कंप्लीट होने के लिए काफी ज्यादा समय लगने वाला है, यानी ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाला है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द रिएक्शन विच आर completed in very large time interval, very large time interval called very slow reaction, very slow reaction। जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, भाई जो लोहे में जंग लगते हैं वो एक दिन में तो जंग नहीं लगता, काफी लंबे समय हो जाते हैं, तब जाकर के लोहे में आपका जंग लगना शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी पे रखा जाता है। जैसे 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है ना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3.XH2। दिस इज अ रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होते हैं ना बाबू, ये आपका वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी पर रखा जाएगा, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन हो गए, वेरी फास्ट रिएक्शन भी आपको समझा दिया, मॉडरेट फास्ट रिएक्शन भी आपको समझा दिया, और वेरी स्लो रिएक्शन भी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसको जरा कॉपी करो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करता हूं। जैसे कि सपोज ए है और ए से बनता है बाबू बी, ठीक है ना। मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर की, दिस इज रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, और ये आपके पास क्या है बाबू, तो प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। हमने मान लिया कि टाइम 0 पर रिएक्टेंट कितना था, 5 मोलर था। भाई अभी आपने जस्ट रिएक्टेंट को मिलाया है, जैसे ही आप रिएक्टेंट को मिलाओगे वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप चाय में चीनी को डालते हो, तो जैसे ही आपने चीनी डाला, चाय तुरंत मीठा थोड़ी होता है, उसको थोड़ा समय देंगे, चीनी कम होगा और चाय मीठा होता चला जाएगा। तो हमने बिल्कुल अभी रिएक्टेंट को 5 मोलर रखा हुआ है, अभी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ। थोड़े समय के बाद मैं देखा 1 सेकेंड पर ये 4 मोलर रहा, मतलब रिएक्टेंट 5 मोलर से 4 मोलर तक बच गया। इसका मतलब 1 मोलर कहाँ चला गया, तो 1 मोलर आपका प्रोडक्ट बना चुका है। फिर थोड़े समय के बाद 2 सेकेंड के बाद हमने देखा कि ये 3 मोलर है, इसका मतलब 2 मोलर आपका प्रोडक्ट बन चुका है। थोड़े समय के बाद हमने 3 सेकेंड में देखा कि ये आपके पास 2 मोलर बचा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका 3 मोलर बन चुका है। फिर थोड़े समय के बाद 4 सेकेंड पर हमने देखा कि ये 1 मोलर बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 मोलर हो चुका होगा। फिर जब 5 सेकेंड हो गया हमारे पास, तो ये 0 मोलर हो गया और ये आपका 5 मोलर हो गया। मतलब रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, है ना।
तो आपने एक चीज को देखा कि जैसे जैसे मैं समय को बढ़ाते जा रहा हूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी बदलती चली जा रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती जा रही है, बदलती चली जा रही है। तो समय के अनुसार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो बदलाव आएगा या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे जो बदलाव आएगा, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को आप कह सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का भी आपको देखना है और प्रोडक्ट का भी आपको देखना है। ठीक है, आप रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन any of the reactant or product with respect to time called as rate of reaction। ठीक है, यानी अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, यहां पे लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय टाइम ऑफ फाइनल माइनस टाइम ऑफ इनिशियल, जिसको आप चाहें तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन की आप यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है भाई, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दिस या मोलारिटी है ना, तो आप इसका एक यूनिट ले सकते हैं मोलारिटी का, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये पहला यूनिट आ जाएगा। आप चाहे तो सेकेंड को मिनट के तरह भी सोच सकते हैं, तो दूसरा यूनिट हो सकता है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी आप कह सकते हैं। आप मिनट को चाहे तो आवर की तरह भी सोच सकते हैं, तो आप इसका यूनिट चाहें तो आवर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप आवर को ईयर के आधार पर रिप्लेस करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यूनिट मोल लीटर इनवर्स ईयर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। और कॉन्सेंट्रेशन का एक और यूनिट होता है मोलर, तो आप इसका यूनिट में मोलर लिख सकते हैं, ऐसा मोलर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या मोलर मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर मोलर ईयर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर मोलर आवर इनवर्स भी लिख सकते हैं। हम मोलर को चाहे तो कैपिटल M से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाबू आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन रिएक्शन प्रोसीड, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड then concentration of reactant decreases while that of concentration of product increases।
भाई ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं अभी जस्ट, जो एग्जाम्पल मैंने उठाया था ये वाला। तो आप देखिए जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती हुई चली जा रही है और वहीं पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हुई चली जा रही है। यानी समय के अनुसार आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है और वहीं पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं इसके आधार पे ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पे मान लो टाइम है और ये है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा होगा, है ना, और समय के अनुसार इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे आपका समय पास होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे सोचूं, दिस इज टाइम एंड यहां पे मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, जीरो होता है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती हुई चली जाती है ना। तो स्टार्टिंग टाइम में प्रोडक्ट कहां पर होगा बाबू, जीरो पर होगा। जैसे जैसे आपका टाइम लैप्स करेगा वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के अनुसार क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर दोनों ग्राफ को मैं आपस में मर्ज कर दूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये हो गया आपके पास टाइम, है ना, यहां पर हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया रिएक्टेंट की बातें और ये हो गया प्रोडक्ट की बातें। तो रिएक्टेंट जो है वो आपका समय के अनुसार क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, और समय के अनुसार प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। दिस इज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है और ये रिएक्टेंट की बात कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को भी जरा आप माइंड में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ हो सकता है, ठीक है। पहले इसको जरा कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास दो ही टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लार्ज टाइम इंटरवल पे निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल टाइम इंटरवल पे निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यहां से, जैसे ये वाला है ना, तो अगर मान लो मैं लार्ज टाइम इंटरवल पे निकालने के बारे में बात करूं तो 0 से आप 5 सेकंड का सोच लो, दिस इज लार्ज टाइम इंटरवल। तो लार्ज टाइम इंटरवल पे अगर आप रेट निकालते हैं तो क्या आ गया, 5 - 0 यानी कि 5 और 0 - 5 यानी कि 5। क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं है तो ये इसका रेट कितना मिलेगा, 8 आएगा। तो लार्ज टाइम इंटरवल पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज टर्म देना पड़ेगा। वहीं पे अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल पे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ 0 और 1 सेकंड, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल हो गया। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल पे देखें तो 5 - 4 हो गया 1 और 0 - 1 भी कितना हो गया 1, यानी कि रेट अभी भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वैसे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे, बस तरीका अलग अलग होगा। लार्ज टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग सोचना हो तब एवरेज नाम देना पड़ेगा और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग सोचना हो तो आपको इंस्टेंटेनियस नाम देना होगा। क्या नाम देना होगा, इंस्टेंटेनियस नाम देना होगा। तो उसी के आधार पे हम लोग दोनों का डिफिनेशन जरा तैयार कर लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा जाए व्हेन द रिएक्शन रेट measured for large time interval then called as average rate of reaction, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसा लिख रहे हैं हम लोग RAVG, दिस इज रेट एवरेज, है ना।
इसको दिखाएंगे डेल्टा के साथ, तो डेल्टा सी अपॉन क्या होगा बाबू, डेल्टा टी। डेल्टा सी अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। लेकिन वहीं पे अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन द रिएक्शन रेट मेजर्ड for very small time interval, a small time interval, then called as instantaneous rate of reaction, है ना। तो आर इंस्टेंटेनियस आप कैसे करोगे, देखो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट, डेल्टा टी को आप 0 के बराबर समझ करके चलें, तो वैसे सिचुएशन पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी सी अपॉन डी टी। तो आपको सिंपल एक काम करना है यहाँ से और कुछ नहीं करना है। अगर एवरेज के बारे में बोल रहा है तो आप इसको डेल्टा के साथ दिखा दो, और इंस्टेंटेनियस के बारे में बोल रहे हैं तो आप डी के साथ दिखाओ। मतलब डी दिखा रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए और डेल्टा दिखा रहे हैं हम लोग एवरेज के लिए, ठीक है। तो लार्ज टाइम इंटरवल पे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और स्मॉल टाइम इंटरवल पे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको जरा आप कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 ग्राफ कंसीडर करने वाले हैं। एक तरफ है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ग्राफ कैसा बनता है बाबू, तो कुछ ऐसा बनता है। मान के चलते हैं कि इस वाले पॉइंट पर दिस इज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C1 नाम दे देते हैं हम लोग, और इस वाले पॉइंट पे मैं नाम देता हूं दिस इज अ C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक ना। अच्छा C1 कॉन्सेंट्रेशन पे बाबू जो टाइम है हमारे पास इसको दे देते हैं T1, और C2 कॉन्सेंट्रेशन पे जो टाइम है उसको हम लोग नाम देते हैं T2। तो अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चालू करूं तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी कहने का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था C2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था बाबू C1, ठीक है। डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम। अब जरा समझना बात को ध्यान से। समय के अनुसार रिएक्टेंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज को दिखाने के लिए यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाते हैं। जैसे यहाँ पे साइन नेगेटिव लगता है, ये अब समझ में आ चुका है कि हम लोग डिसअपेरेंस की बात करने वाले हैं। डिसअपेरेंस का मतलब होता है समय के साथ कम हो जाना, है ना। यानी रिएक्टेंट जो डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट जो कम हो रहे हैं, उसी के लिए हम लोग दूसरा टर्म दे रहे हैं डिसअपेरेंस का। क्या बोल रहे हैं, डिसअपेरेंस का। तो इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस। रेट ऑफ डिसअपेरेंस आप इसको कह सकते हैं। अच्छा याद रखना एक चीज बाबू कि डिसअपेरेंस हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट जो समय के साथ घटते हैं ना, उसी के लिए हम लोग डिसअपेरेंस का टर्म दे रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट के आधार पे सोचना चाहते हैं तो आपको यहां पे रखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड यहां पे रखना पड़ेगा आपके पास टाइम इंटरवल। तो समय के अनुसार प्रोडक्ट कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। अब लेके चलो, मान लो ये तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट पर आपने बोल दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया आपके पास इनिशियल टाइम। और इस वाले पॉइंट पर हमने आपको बता दिया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इस वाले पॉइंट पर हमने आपको बता दिया फाइनल टाइम। ये प्रोडक्ट के लिए बात हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग एवरेज रेट लिखें तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस क्या होगा, इनिशियल टाइम।
चूंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे साइन क्या लगाना होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन जैसे लगा इसका नाम पड़ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस का। क्या नाम पड़ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस का। तो याद रखना डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट के लिए बोला जा रहा है और अपीयरेंस का मतलब होता है प्रोडक्ट के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो समय के अनुसार रिएक्टेंट डिक्रीज करता है इसलिए डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं, और समय के साथ साथ प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है इसलिए अपीयरेंस बोल रहे हैं। प्रोडक्ट के साथ साइन पॉजिटिव लगाना है और रिएक्टेंट के साथ साइन आपको नेगेटिव लगाना है। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, इसको दिखाने के लिए हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे ए बी के साथ रिएक्ट किया, बना दिया सी और साथ में बना दिया आपका डी। ठीक है, पहले अगर मैं एवरेज रेट लिखूं क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद इंस्टेंटेनियस भी लिखेंगे ना, डेल्टा को सिंपल क्या लिखना है, डी, तो डीसी अपॉन क्या होगा यहाँ पे डी टी होगा। देखो सबसे पहली बात है कि इसके एक्सप्रेशन में को बराबर मान के चलते हैं। जैसे ए के लिए बात करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी बराबर करना होगा बी के साथ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब प्रोडक्ट के लिए बराबर करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी के लिए बोलेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना कर सकते हैं। और जो स्टिचियोमेट्रिक मल्टीप्लाई में है वो एक्सप्रेशन में आकर के डिवाइड पे चला जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई में ए था तो इसके साथ आपको डिवाइड में लाना पड़ेगा। फिर ये देखो मल्टीप्लाई में है, यहां पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, स्टिचियोमेट्रिक वाला है ना। यहां पे भी देखो सी मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। फिर डी मल्टीप्लाई पर है तो यहां पर आकर के डिवाइड पर हो जाएगा। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या करना, ये रिएक्टेंट है तो साइन लगाएंगे नेगेटिव का, ये भी रिएक्टेंट है तो साइन लगाएंगे नेगेटिव का, ये प्रोडक्ट है तो साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, ये भी प्रोडक्ट है तो साइन लगाएंगे बाबू पॉजिटिव का। आपका एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है। अब जैसे ही आप इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, डेल्टा को हटा के सिंपल डी लिखना पड़ेगा। यहां भी वही काम करेंगे, जहां जहां डेल्टा है उसको डी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, देखो तो पहले चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आप बी के लिए बात करें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आप सी के लिए बात करें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डी के लिए अगर बात करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो स्टिचियोमेट्रिक है, अगर मल्टीप्लाई पर है तो डिवाइड पर आएगा और डिवाइड पर है तो मल्टीप्लाई पर आएगा। जैसे ए है मल्टीप्लाई पर है तो यहां आएगा डिवाइड पर, बी मल्टीप्लाई पर है तो यहां आएगा डिवाइड पर, सी मल्टीप्लाई पर है तो यहां आएगा डिवाइड पर, डी मल्टीप्लाई पर है तो यहां आएगा डिवाइड पर। अब रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, और प्रोडक्ट है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव साइन में क्यों दे रहा हूं, ताकि रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बोले। नेगेटिव साइन में क्यों दे रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बोले। मतलब समय के साथ साथ रिएक्टेंट आपका कम होता है और समय के साथ साथ प्रोडक्ट आपका बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें हमें एवरेज रेट भी लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखना है। मान लो अगर मैं इसका एवरेज लिखना चाहता हूं, क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले H2 के लिए बात करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई टाइम। I2 के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज स्टिचियोमेट्रिक है, मल्टीप्लाई पर तो उसको डिवाइड पे ले आओ, और डिवाइड पर है तो मल्टीप्लाई पर ले आओ।
जैसे यहाँ पर तो 1 है तो इसको आप चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 है तो चाहे तो 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो 1/2 लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर। अब रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव, रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव और प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव। एक्सप्रेशन आपका रेडी हो चुका है। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं, यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस, तो किसके बराबर होगा, dc/dt के बराबर होगा। तो जहां जहां आपने डेल्टा को लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो d के साथ। मतलब क्या लिखा जाएगा, माइनस dH2/dt आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस di2/dt आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस 1/2 dHi/dt लिख सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वाला हो गया और ये आपका एवरेज वाला हो गया। पहले जरा इसको कॉपी करो, इसके बाद हम लोग इसका कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इस वाले रिएक्शन का आपको इंस्टेंटेनियस भी लिखना है और एवरेज भी लिखना है आपके पास। यहाँ पे Br2 सोच करके चलना, ठीक है। चलिए देखें, पहले एवरेज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ΔC/ΔT। पहले Br- के लिए बात करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, फिर होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3- विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आप H+ के लिए बात करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप प्रोडक्ट वाला सोचो, चेंज इन Br2 कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वाटर के लिए सोचो, चेंज इन वाटर कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म पे भी रिप्लेस किया जाता है, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए एक ही मर्तबा आप इकट्ठा मत करो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये पहला स्टेज हो गया, ठीक है। दूसरा में ये स्टिचोमेट्रिक है, 5 मल्टीप्लाई पर है तो डिवाइड पर ले आओ, यहाँ पर नहीं है तो 1/1 रखो आप, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 1/6 कर दो, यहाँ पर 3 है तो 1/3 कर दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 1/3 कर दो। अब रिएक्टेंट के साइन लगाओ नेगेटिव का, रिएक्टेंट पर नेगेटिव, रिएक्टेंट पर नेगेटिव, प्रोडक्ट पर पॉजिटिव और प्रोडक्ट पर क्या हो गया, पॉजिटिव। आपका एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है। अगर आप इसी को इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा को हटाकर सिंपल DC का प्रयोग करो, तो dc/ क्या होगा, dt। जहां जहां डेल्टा है वहां पर d का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, -d Br-/5dt आप लिख सकते हैं, यहाँ पर -d Bro3- डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं। इसके लिए -dH+/6dt आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस dBr2 डिवाइड बाई 3dt आप लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस dH2O डिवाइड बाई 3dt आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। नाउ अगेन इस वाले रिएक्शन का आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, R एवरेज दैट इज ΔC/ΔT। पहले नाइट्रोजन के लिए बात करो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हाइड्रोजन के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर NH3 के लिए चेंज इन NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अगर ये डिवाइड पर है तो मल्टीप्लाई पर होगा और मल्टीप्लाई पर है तो डिवाइड पर होगा। जैसे ये 1/2 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2/1। जैसे 3/2 है तो यहाँ पे पलट करके लिखो 2/3, है ना। जैसे यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पे 1/1 रखें। रिएक्टेंट के लिए साइन लगाओ नेगेटिव का और प्रोडक्ट के लिए साइन लगा दो पॉजिटिव का, ठीक है। सिंपल इसको पलट करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 6 था तो मैंने 1/6 लिखा, यहाँ पे 3/2 है तो 2/3 लिख दिया आपने। अगर इंस्टेंटेनियस के बारे में लिखना हो तो डेल्टा को हटा के DC का प्रयोग करो, dc/dt।
क्या होगा, -2d N2/dt इज इक्वल टू -2/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस dNH3 क्या होगा, dt। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, पहले इसको जरा कॉपी करें, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर द रिएक्शन इन टर्म ऑफ N2+3H2 रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है। राइट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन का, N2 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करके बना दिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। सबसे पहले आप लिखो यहां पे एवरेज का एक्सप्रेशन, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले नाइट्रोजन के लिए बात करो तो चेंज इन नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आप हाइड्रोजन के लिए बात करो, चेंज इन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब NH3 के लिए बात करो तो चेंज इन NH3 कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका रिएक्टेंट बाबू, अब इसका स्टिचियोमेट्रिक बाबू 1 है तो यहां पे लगा लो 1/1, यहां पर 3 है तो 1/3 कर दो, और यहां पर 2 है तो 1/2 कर दो। रिएक्टेंट के लिए साइन नेगेटिव, रिएक्टेंट के लिए साइन नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेल्टा को हटा के सिंपल डी का प्रयोग करना होगा। तो अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखा जाए तो लिख सकते हैं dC/dt इज इक्वल टू माइनस dN2 क्या होगा, dt हो जाएगा। यहां पर माइनस dH2 क्या होगा, 3dt हो जाएगा। यहां पर प्लस 1/2 dNH3 क्या होगा, dt हो जाएगा। ये आपके पास पहले का जवाब हो चुका है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन लिखना है। क्या लिखना है बाबू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तरीका देखना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, डिसअपीयरेंस कह रहा है, इसका मतलब नेगेटिव या फिर रिएक्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना लिख दिए। डिसअपीयरेंस के लिए आपको सिंपल यहाँ पे साइन क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना। स्टिचियोमेट्रिक वगैरह का कुछ खेला नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख दिए। अब साइन सिंपल यहां नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव जैसी लगा ये पूरा टर्म डिसअपीयरेंस पर हो चुका है। आप एक चीज ध्यान देना, ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इस 3 को इधर उधर कर दे, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां पे बचेगा माइनस dH2/dt। इस 3 को हटा देना, बेसिकली इस 3 को हटा देंगे तब आपका क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बन जाएगा। तो तरीका याद रखना, ये एक्सप्रेशन है जहां पे स्टिचियोमेट्री का खेल आया है, यहां पे हमें स्टिचियोमेट्री का कोई रिजल्ट नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए डी वाले कैसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसके बारे में बात करो। सबसे पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना कर लिए। अब अपीयरेंस के लिए सिंपल सा साइन क्या लगा देना, पॉजिटिव। ये अपीयरेंस हो गया, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हो गया है। ठीक है, इसको जरा कॉपी करें। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, ठीक ना।
चले बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, N2+3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना हुआ है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द, ए नंबर है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपको लिखना है, तो मैं एवरेज वाला लिख देता हूं ना। क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आप इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डेल्टा N2 हो गया डेल्टा टी। हाइड्रोजन के लिए बात करो तो -1/3 डेल्टा H2 बाई क्या होगा, डेल्टा टी। NH3 के लिए बोले तो +1/2 डेल्टा NH3 बाई क्या होगा, डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या करना होगा, डेल्टा को हटा के सिंपल डी में सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी डीसी बाई क्या लिखना होगा, dt लिखना होगा। ये होगा माइनस dN2/dt, यहाँ पर होगा -1/3 dH2/dt, यहाँ पर होगा +1/2 dNH3 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। एक्सप्रेशन आपका रेडी हो गया। अब क्वेश्चन में एक बात बोला गया है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पे कह रहा है नाइट्रोजन का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नाइट्रोजन का लिखो -dN2/dt। ये किसके बराबर है बाबू, 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के बराबर है। सही है। क्वेश्चन निकालने बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। लिखो जरा, अपीयरेंस कैसे निकालोगे, सबसे पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अपीयरेंस के लिए साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखना, आपके पास क्वेश्चन में नाइट्रोजन का वैल्यू दिया गया है और NH3 का वैल्यू निकालना है। मतलब ये आपके पास दिया गया है, ये आपके पास क्या है बाबू, गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है दोनों को कंपेयर कर दो बेसिकली। ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं यहां पे -dN2/dt, ये किसके बराबर है, अमोनिया वाला देखो तो, प्लस dNH3 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आपको सिंपल क्या चाहिए, प्लस dNH3/dt ना, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखना पड़ेगा, -2 dN2 बाई क्या हो गया, dt इज इक्वल टू प्लस dNH3 बाई क्या होगा, dt हो जाएगा। अब -dN2/dt क्वेश्चन में है 0.02, तो क्या होगा 2 × 0.02 इज इक्वल टू प्लस dNH3/dt। देयरफॉर प्लस dNH3/dt ये कितना मिल जाएगा, 0.04 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कर सकते हो, इसको पहले देखें। एक और क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सी नंबर पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले इसको लिखो, डिसअपीयरेंस वाला, हाइड्रोजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिसअपीयरेंस बोला तो यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, दिस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, आपके पास ये वाला गिवन है और ये वाला आपको निकालना है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो, नाउ -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा।
है ना। इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच टू बाई डी टी। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मिल चुका है, इसको सॉल्व कर देंगे बेसिकली। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 0.02 इज इक्वल टू माइनस डी एच टू अपॉन क्या होगा, डी टी होगा। देयरफॉर माइनस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.06 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाए। कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पर बच्चों हम लोग इसी टॉपिक से और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।